हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोगों का एक मैंने सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट का चैप्टर 1 2 3 4 5 चैप्टर वाइज करके मैं आपको एमसीक्यू दूंगा। जिससे ये होगा कि आप लोग का एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, और इससे जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा गारंटी है। अगर आप इसको देख लेते हो अच्छे से, तो मैं गारंटी लेके देता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी गलत नहीं होगा, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा इससे क्वेश्चंस। इसमें हम लोग देखिए चैप्टर 1 देखने वाले हैं सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 सारे सब्जेक्ट का, जिसमें आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री। सभी का चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, आपको इसमें फुल मार्क्स आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये मेरा गारंटी है, मेरा, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कि हमारा क्वेश्चंस क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से है, ठीक है। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यूरोप की का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा है तुर्की, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। जो नेपोलियन थे वो जर्मनी में कौन से ग्रुप यानी संघ का जो स्थापना किया। तो पहला है सिसेपाइन संघ, ट्रांसपेडेंट संघ या राइन संघ, या इनमें से किसी की नहीं। तो हमारा टू का जो आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि राइन संघ की स्थापना की थी। ये जितने भी सारे क्वेश्चन में मैंने बनाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक से है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ घबराइएगा नहीं कि हमारे बुक से नहीं है, ये आपका 100% बुक से ही, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकोगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि मेजिनी मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन हमारा लाल सेना, फिलिक हेटारिया, डायट या कार्बोनरी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का डी, यानी कि कार्बोनरी से इसका जो संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी संगठन से इसका संबंध था। उसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना। जो नेपोलियन का बोनापार्ट है वो फ्रांस का सम्राट कब बना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए। तो हमारा ऑप्शन है 1848 में, 1946 में, 1804 ईस्वी में, या 1805 ईस्वी में। तो फोर्थ का हमारा जो आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि काउर कौन था। काउर कौन था। ऑप्शन हमारा सार्डिनिया पीडमार्क का सम्राट, या सार्डिनिया पीडमार्क का प्रधानमंत्री, या ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का विदेश मंत्री। तो फिफ्थ का हमारा जो आंसर है वो जाएगा बी, यानी कि सार्डिनिया पीडमार्क का प्रधानमंत्री। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि मरियान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक, यानी किस देश का नेशनलिज्म का प्रतीक है मरियान। तो ऑप्शन हमारा फ्रांस, रूस, जर्मनी या इटली। तो सिक्स का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि फ्रांस मारियोन का राष्ट्रवाद का प्रतीक है मारियोन, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन कौन सा देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन कौन से देश को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा इटली, रोम, यूनान या स्पेन। तो सेवंथ का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि यूनान को कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कब कब किया गया यंग इटली की स्थापना। जो यंग इटली की स्थापना कब किया गया। तो 1831 में, 1832 में, 1833 में, 1834 में। तो 8 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1831 में यंग इटली का स्थापना किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्ट ऑफ यूनिट किस वर्ष पारित हुआ। जो एक्ट ऑफ यूनिट है वो किस वर्ष पारित किया गया। तो हमारा ऑप्शन है 1688 में, 1707 में, 1788 में, या 1807 में। तो हमारा जो 9th का आंसर है वो जाएगा बी, यानी कि 1707 में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि इटली के एकीकरण का मसीहा किन्हें कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिनी, गैरीबाल्डी या काबूर। तो 10th का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेजिनी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की यंग इटली की स्थापना किन्होंने की। जो यंग इटली की स्थापना किन्होंने की। तो बिस्मार्क, मारियोन, जोसेफे मेस्सीनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि जोसेफे मेस्सीनी ने यंग इटली की स्थापना किया था, यंग इटली का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की इनमें से 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन सा। तो 1789 में फ्रांस का जो सम्राट कौन था। तो लुई 16वां, लुई 15वां, या लुई 14वां, या लुई 17वां। तो हमारा 12th का जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लुई 16वां फ्रांस 1789 में की क्रांति के समय फ्रांस की सम्राट थे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जो कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो सेडाओ का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, फ्रसा डेनमार्क युद्ध, या सीडान का युद्ध। तो 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ।
उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, या मनसबदारी प्रथा, या गिरफ्तारी पत्र। तो 14 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निरंकुश शासन। यहाँ पे हम लोग इसका जो 20 क्वेश्चन देखने वाले, फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का यानी कि जो है ज्योग्राफी जैसे आ जाएगा तो हम लोग उसका भी क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अगर मिस हो जाता है तो फिर बाद में आप बहुत पछताओगे। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। और अच्छे से देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में, जो मेरा टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। आप प्लीज़ अगर टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1848 में, 1945 में, 1804 में, और 1805 में। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1945 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार जो है प्राप्त हुआ। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो प्रसा की, ऑस्ट्रिया की, सार्डिनिया की, या नेपुल्स की। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रिया की सेडाओ के युद्ध में पराजय हुई थी। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन हमारा हैदर अली सफदर जंग, या टीपू सुल्तान, या शिवाजी। 17 का हमारा जो आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि टीपू सुल्तान। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो गैरीबाल्डी, मेजीनी, विक्टर एम्यूनेल, या मुसोलिनी। तो 18 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा बी, यानी कि मेजीनी, जियोसेपे मेस्सीनी, यानी कि, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कार्बोनरी है। कार्बोनरी क्या है। तो ऑस्ट्रिया का संगठन, या जर्मनी की बिस्मार्क का संगठन, या ऑस्ट्रिया में क्रांति का एक संगठन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 19 का जो आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि इटली की क्रांतिकारी का एक संगठन। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जब 1830 में क्रांति हुआ था उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। जब जो है फ्रांस 1830 में क्या हुआ, स्थापित हुआ, उसके बाद वहाँ पे किस प्रकार का शासन जो स्थापित किया गया। तो ऑप्शन हमारा निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, या संवैधानिक राजतंत्र, या गणराज्य। तो 20 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि निरंकुश राजतंत्र। यहाँ पे हमारे जो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, संसाधन और विकास। यह जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये बुक से ही सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो सोशल साइंस का है 100 आउट ऑफ जो 100 आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जितना फुल में फुल आएगा, अगर आप लोग अच्छे से देखते हो तब, और इसको फॉलो करते हो मेरे सीरीज़ को, तब भी आ सकता है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ चैप्टर 1 का अपलोड किया साइंस सब्जेक्ट का, उसके बाद हमने चैप्टर 2 का भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो फटाफट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि हमारा क्या है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन फैला हुआ है। जो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन फैला हुआ है। तो ऑप्शन हमारा 5%, 7.74%, या 8.75%, या 15.74%। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7.74% फैला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कितना, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है। तो 25.2 लाख वर्ग किलोमीटर, या 23.2 लाख वर्ग किलोमीटर, या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को, क्वेश्चन का जो है आंसर आपको ध्यान में रखना कि कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा टूल का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। उसको मैं देते क्वेश्चन नंबर तीसरा कि लौह अयस्क किस संगठन में वर्ग में शामिल है। लौह अयस्क किस संगठन में शामिल है, वर्ग में शामिल है। तो ऑप्शन नवीकरणीय, अजैव, या अनवीकरणीय, या मानवकृत। तो 3 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनवीकरणीय। लोहा अयस्क किस, तो हम लोग एक बार अगर लोहा निकाल लेंगे तो फिर वो लोहा का यूज़ होते रहेगा, वो अनवीकरणीय, उसको फिर से हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा हो जाएगा अनवीकरणीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो किसी, तो कौन सा हो जाएगा, खनिज तेल, सौर ऊर्जा, या जलीय ऊर्जा, या पवन ऊर्जा। सीमित है तो कौन सा हमारा हो जाएगा, 4 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा ए, यानी कि खनिज के तेल, ठीक है। ये हमारा जो है संसाधन भंडार सीमित ही है, एक समय ये खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पे होगा राज्य, किस राज्य में, ठीक है। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, बिहार, या झारखंड। तो 5 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार क्या है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने साधन का प्रकार है। तो व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्र संसाधन, संभावित संसाधन, या जैव संसाधन। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा डी, यानी कि जैव संसाधन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि देश के बांधों को किन्होंने भारत का मंदिर कहा है। जो देश का बांध है किसने उसको भारत का मंदिर कहा है। तो महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, या स्वामी विवेकानंद। तो 7 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि पंडित नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर कहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि लौह अयस्क
किस प्रकार का संसाधन होगा, किस प्रकार का संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, प्रवाह या जैव। तो हमारा 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि अनवीकरणीय योग्य। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो रटलेज कमीशन, लैंडबर्ग्स कमीशन, ब्रूनटलेज कमीशन, लैंड कमीशन या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि ब्रूटलैंड कमीशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन से प्रकार का संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा कौन से प्रकार का संसाधन है। तो पूर्ण प्रतियोगी, मानवकृत या अचक्र या अजैव। तो हमारा 10th का जो आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि पुनः पूर्ति योग्य। हम ज्वारीय ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे है पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत देश में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो 2001 में है भारत के कितने प्रतिशत प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार हुआ था। तो 19.27 या 20 या 20.60 या 25। तो 11 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि 19.27। ठीक है, 2%। सुबह क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 2, 3, 4 या 5। तो 12th का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि 4, 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं, इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं। तो 1 हमारा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा नगर, नगर यानी कि जो है वो ये नहीं होगा, और नदियाँ ये भी होगा, और डी खनिजीय भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नगर हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, उसको हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि मृदा अपरदन का कारण क्या। मृदा अपरदन का कारण क्या। तो ऑप्शन हमारा नदियों में बाढ़ आना ये हो सकता है, वनोन्मूलन ये भी हो सकता है, कृषि के गलत तरीकों से, हाँ ये भी हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो हमें इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि ज्वार ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन। ज्वार ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन, नवीकरणीय, अजैव या मानवकृत या जैव। तो 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा है, वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, सुबह क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। भारत में लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या उपयुक्त सभी। तो 16 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी जगह पे पाई जाती है काली मृदा, लेटेराइट मृदा सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन है, पवन ऊर्जा, वन, जल या उपयुक्त सभी। तो 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए हम लोग पवन ऊर्जा को भी नया कर सकते हैं, जो हम लोग का हवा आता है उसको, वो तो नया होता है। वन भी हम लोग नया कर सकते हैं, पेड़ काट के फिर नया पेड़ लगा देंगे। जल तो भी होता है रिसाइकलिंग, वर्षा होते तो सब नवीकरणीय है, इसलिए हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत देश के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस देश में सबसे ज़्यादा अधिक वन है। तो केरल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि मध्य प्रदेश यानी एमपी में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से कौन राष्ट्र संसाधन, राष्ट्र संसाधन कौन, शमशान, चरणभूमि, बाग या जल संसाधन। तो 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि जल संसाधन एक राष्ट्र संसाधन है, जल को कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि मरुस्थल मृदा यानी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजस्थान में जो रेत होता है उसी को बोलते हैं मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मृदा उसी को बोलते हैं, तो राजस्थान में पाई जाती है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है हो गया कंप्लीट उसका ज्योग्राफी का। हम लोग देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का देखने वाले चैप्टर 1 का सत्य की साझेदारी, उसमें हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। और मैं आपका जो है सोशल साइंस का है जितने भी सब्जेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। इसमें आप लोग का 100 आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा, और जितने भी मैं वीडियो और भी अपलोड करने वाला हूँ इसके बाद, तो उसको भी देखिएगा पूरा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका सोशल साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है उसका चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा। उसके बाद जो जैक बोर्ड वाला कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी आपको दे दे, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है आप लोग को, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। यही सब क्वेश्चन आपको पूछेंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फटाफट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 सत्य की साझेदारी का क्वेश्चन हमारा पहला है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी है, 2, 3, 4 या 5। तो हमारा इसका जो आंसर है हो जाएगा बी यानी कि 3 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि भारतीय संसद में कितने सदन है। भारतीय संसद में कितने सदन है, 1, 2, 3, 4। तो हमारा 2 का जो आंसर हो जाएगा बी यानी कि दूसरा 2 है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारतीय संसद में कितने अंग है, कितने अंग है, 2, 3, 4 या 5। तो हमारा थर्ड का जो आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि 3। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से हुई। तो समानता की, पोषक शासन प्रणाली या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा या स्थानीय शासन की विकास या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, एक या उपयुक्त होगा, 2 हो गया उपयुक्त सभी। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में संपूर्ण देश की सरकार कौन है। संपूर्ण देश की सरकार कौन है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है पूरे देश का सरकार है, ना तो वो स्थानीय सरकार का भी कुछ है ना राज्य सरकार है, सबसे जो मेन है वो हमारी केंद्र सरकार। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की सत्ता की साझेदारी का नैतिक शर्त क्या है? नैतिक शर्त क्या है? यह सत्ता का क्षेत्र वितरण है, या लोकतंत्र की आत्मा, या राजतंत्र की आत्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से, सॉरी, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा यह लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता के साथ क्या, यह लोकतंत्र की आत्मा भी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की इनमें से कौन पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? त्रिस्तरीय पंचायत का भाग नहीं है। तो ग्राम पंचायत ये हमारा हो जाएगा, ग्राम पंचायत समिति ये हमारा हो जाएगा, जिला परिषद ये हमारा नहीं होगा, और राज्य परिषद, तो जिला परिषद हमारा हो जाएगा, ये हमारा राज्य परिषद नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा इसका जो ये हो जाएगा आंसर, राज्य परिषद भाग नहीं है, राज्य परिषद, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन 1 न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, या उपयुक्त सभी। तो 9 का जो हमारा आंसर डी, यानी कि उपयुक्त सभी के साथ लगती है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत का पड़ोसी का द्वितीय देश कौन सा? भारत का जो दूसरा पड़ोसी देश कौन सा? तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, या श्रीलंका। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रीलंका हमारा दूसरा द्वितीय देश का जो हो जाएगा। सुमन देते क्वेश्चन नंबर 11 की सरकार के अंग, सरकार के अंग कौन है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, या उपयुक्त सभी। तो हमारा 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि संसद पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? कौन संबोधित करता है? तो डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो स्पीकर संबोधित करता है, सॉरी, तो स्पीकर संबोधित करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की भारतीय शासन प्रणाली है, भारतीय शासन प्रणाली क्या है? संघात्मक, न संघात्मक, एकात्मक, अर्ध संघात्मक, या एकात्मक। तो हमारा इसका जो आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि संघात्मक, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जो सांसदों का सैलरी है वो कौन निर्णय करता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या संसद। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि संसद। इसका हमारा जो आंसर है वो जाएगा केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है, ये करता है, ना कि राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री, ना कि संसद, ठीक है। जो संसद का सैलरी वो सांसद खुद निर्णय करेगा तो कैसे होगा? इसलिए हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसमें। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, विकास से हम देखने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन की भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, जो भारत का राष्ट्र आय उसका प्रमुख स्रोत है, तो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, या उद्योग क्षेत्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन 2 है मानव विकास का क्या अर्थ होता है? तो मानव की सोच में वृद्धि करना, मानव गुणात्मक सुधार करना, मानव गुणात्मक सुधार नहीं करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा दूसरा का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मानव में गुणात्मक सुधार करना। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि जीडीपी का क्या अर्थ होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीडीपी का क्या अर्थ होता है? तो जीडीपी का अर्थ सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, या बड़े घरेलू उत्पाद, या बड़ी विकास परियोजना, सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी देश के विकास को प्राय निम्न में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य दर स्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, या पंजाब। तो फिफ्थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरल। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं? तो नियमित रोजगार स्वतंत्र, या निर्मित व बेहतर मजदूर, या उपयुक्त सभी। तो सिक्स का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत देश के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या झारखंड। तो 7 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य बोल सकते हैं इसको है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो यूएनडीपी, यूएनडीसी, या यूएमडीपी, या यूएनडीपी। तो 8 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि यूएमडीपी। सो हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य, जो निर्धनता का सबसे प्रकोप वाला राज्य कौन सा? बिहार व मध्य प्रदेश, बिहार व उड़ीसा, बिहार व झारखंड, या बिहार व उत्तर प्रदेश। तो 9 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार व उड़ीसा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होता है? तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर, या उपयुक्त सभी। तो 10th का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की निम्न में से कौन विकास का लक्षण है? कौन विकास का लक्षण? आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, या नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की निम्न में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल। तो 12th का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरल। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की निम्न में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन? तो इनमें से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन? तो वन, जल, खनिज तेल, या वायु ऊर्जा। तो हमारा जो 13 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खनिज तेल। नवीकरणीय संसाधन है, तो हमारा इसका जो नवीकरणीय संसाधन हमारा हो जाएगा गैर नवीकरणीय, तो खनिज तेल, हाँ, गैर नवीकरणीय तो हमारा जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की लोगों के बीच एक समान विकास लक्ष्य है? परिवार, स्वतंत्रता, आय, या सुरक्षा। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा
सी यानी कि आय एक समान विकास लक्ष्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव के विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? क्यों अनिवार्य है? तो शैक्षिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो का हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। तो गाइस यहाँ पे आप लोग, आई होप ये जो आपको वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग चैप्टर 2 करने वाले सोशल साइंस का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का करने वाले। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।